एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अदालत से जिस्मानी रिमांड मांगा था इमरान खान के तोशाखाना केस में, लेकिन नहीं दिया गया और अब उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए फवाद चौधरी की, तो वो ऑलरेडी हिरासत पे थे, लेकिन नैब उन्हें फिर से हिरासत में ले चुकी है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, आमदन से ज़ायद असासों की वजह से, और उस केस पे अब मुझे समझ नहीं आती कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, वाकई है या नहीं, कि क्या चल रहा है, ये क्या माजरा है, पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है, और वो इतने फंसते क्यों चले जा रहे हैं। आई आस्क फ्रॉम मिस्टर नईम हनीफ, ही इज़ हियर इन आवर स्टूडियो। मिस्टर नईम हनीफ, ब्यूरो चीफ, समा टीवी। इनसे मैं जानूंगी, लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है, इलेक्शन सर पर है, बहुत करीब है, अभी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा कुछ दिनों में। तो नून लीग के जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ने का क्यों सोच लिया है? हालांकि ऑलरेडी नून लीग की उन्हें टिकटें भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने नून लीग की टिकटों से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला है ना, उसको कहते हैं कि उससे बैक ऑफ कर लिया है, और अब ये सोच रहे कि हम लोग आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। जबकि अगर मैं बात करती हूँ जुगनू मोहसिन की, तो वो नून लीग की रहनुमा है और वो नून लीग ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन उनका पैनल आज़ाद हैसियत से लड़ना चाहते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ अब्दुर्रहमान कांजू की, जो कि लोहदरा से है, उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ने का सोचा है, और मतलब फैसला कर लिया है, सोचना क्या है। और फिर अगर बात की जाए मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की, तो उन्होंने तो नून लीग छोड़ ही दी है। सुन रहे थे हम कि नाराज़गी चल रही है, मियां नवाज शरीफ उन्हें मरी भी गए हैं मनाने, जैसे ही वो वापस आए लाहौर लंदन से। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या ट्विस्ट है, क्या वाकई उन्होंने छोड़ दी है या फिर से मान जाएंगे, फिर से मियां नवाज शरीफ साहब मरी जाएंगे उनको मनाने, और फिर वो इलेक्शन से पहले खड़े हो जाएंगे, नून लीग को क्या कहते हैं, नून लीग ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ में एंड में देती चलूँ कि हमेशा से पीटीआई ने बड़ी सियासी जमातों की विकटें गिराई हैं अपने दौर में, लेकिन अब जब बात की जाए आईपीपी की, तो आईपीपी ज़ाहिर है उभरती हुई पार्टी है, प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और कहते हैं ना क्रेडिबल लीडर्स हैं उसमें। और आईपीपी ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी है। सिंपल सा अगर मैं आप लोग को बताऊं, हुमायूं अख्तर ने पीटीआई छोड़ के आईपीपी को ज्वाइन कर लिया, और ये फैसला हो भी चुका है, और मेरे ख्याल से अब तक तो आपको बाकी चैनल्स पे भी और बाकी जगहों से भी खबरें आ रही होंगी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी अंदर की बातें, क्या माजरा है, क्यों, कब, कैसे, क्या हो रहा है। फ्रॉम मिस्टर नईम हनीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, अगर मैं बात करती हूँ तोशाखाना केस की, तो आज जुडिशियल हो गई है, 14 रोज़ रिमांड पर उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। देखिए केसेस ऑलरेडी वो जेल में ही हैं, ऑलरेडी वो जुडिशल है काफ़ी केसेस में, और उनका ट्रायल भी जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जेल ट्रायल किया जा रहा है, यानी कि सादा अल्फाज में जेल के अंदर उनके केसेस की समाअत हो रही है। अब जहाँ तक तोशाखाना केस का ताल्लुक है, तो इत्तफाक की बात यह है कि तोशाखाना की जो घड़ी है, सबसे महंगा जो प्रोडक्ट था तोशाखाना का, जो वली अहद सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया, खाना काबा का मॉडल था। घड़ी का जो ख़रीदार हैं उनसे मेरा कुछ 15-18 साल का एक ताल्लुक है, उमर फारूक के साथ। और उमर फारूक जो हैं वो एक्स हस्बैंड भी हैं पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस मॉडल सोफिया मिर्ज़ा के, ठीक है। तो चूँकि इनका एक फैमिली डिस्प्यूट भी था, जिसकी वजह से यहाँ केसेस उनके आपस में चलते रहे, तब से हम कवर करते थे, तो उमर फारूक के साथ एक हमारा अच्छा इंटरेक्शन रहा, और वो बड़े एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसको कहते हैं, और इस तरह की कलेक्शंस जो हैं, ख़ास तौर पे जब खाना काबा के मॉडल की बात करते हैं, तो उसके लिए वो बड़ी से बड़ी बोली लगाने वाला शख्स है उमर फारूक, जितना मैं उनको जानता हूँ। तो ये ख़बर भी मैंने ही ब्रेक की थी कि घड़ी का ख़रीदार जो है, यानी कि समा टीवी ने ब्रेक की थी कि घड़ी का ख़रीदार मंजर आम पे आ गया, जिसने वो घड़ी ख़रीदी, और दुबई में वो मौजूद है। फिर हमने उनको लाइव लिया, 9 बजे में हमने ये स्टोरी ब्रेक की। उसके बाद 10 बजे जियो के एक शो में भी जो है वो स्टोरी शाजिब खानज़ादा ने की। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा इस केस की डेप्थ का पता है कि ये केस कितना जो है वो प्रोसिक्यूशन के एतबार से कितना इसमें जो है वो गिल्टी हैं बानी चेयरमैन, और कितना सच है, कितना झूठ है। अच्छा, इसमें ये झूठ पे झूठ बोलते चले गए। आपको वो ऑडियो याद होगी बुशरा के आपकी हम नाम जो हैं साबिक़ खातून अव्वल, वो जुल्फ़ी बुखारी को कॉल करके कह रही हैं कि वो घड़ी है और कुछ तोशाखाना की चीज़ें हैं, वो आपने सेल करनी है,
तो मैं आपको भिजवा रही हूँ। ये वही कॉल है जिसमें वो ये भी अपने मॉकल्स के ज़रिए उनको बता रही थी कि मुझे पता है कि आजकल आपका कहीं अफेयर चल रहा है और आप डिस्टर्ब हैं, और थोड़ा सा उन्हें लेक्चर भी दे रही थी कि ख़वातीन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से वो जो फिर वो खलील रहमान कमर वाली बात है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली। नहीं तो इनके मौकलों ने ये नहीं बताया कि अभी आप जो तोशा खाना की चीज़ें बेच रहे हैं इलीगली, जो कि हुकूमत की होती है ना चीज़ें, तो बाद में पकड़े जाएंगे या चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी? बुशरा बीबी के उस वक्त मौकल काम नहीं किए। देखिए ये कुछ चीज़ में ना एक इखलाकियात का पहलू है, वो अगर तो आप उसको मलहूज़ रखें तो आप बहुत सी इस तरह की इलीगैलिटी से बच जाते हैं, और अगर आप उसका दामन छोड़ दें तो फिर बाज़-औक़ात इंसान जो है वो अजीब सा वर्ड है कि बेशर्मी की इंतहाओं को पहुंच जाता है। तो इस केस में ये हुआ था कि इन्होंने कुछ जाली रसीदें जमा करवा दी। अच्छा, अब जिस दुकानदार की रसीद जमा करवाई गई वो मंजर-ए-आम पे आ गया इस्लामाबाद से। उसने कहा ये मेरी रसीद ही नहीं है, इस रसीद पे मेरे दस्तखत ही नहीं है। ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन ये सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई और एक्स प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है। तोशा खाना के केसेस इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी पे भी रहे, साबिक प्राइम मिनिस्टर, मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत से नाम आए इसमें तोशा खाना में, जिन लोगों ने मुख्तलिफ इवन शायद अगर मैं भूल नहीं रहा तो मरियम नवाज साहिबा भी डिस्कस हुई तोशा खाना के हवाले से। तो जब जब किसी को मौका मिलता रहा और इक़्तिदार मिलता रहा तो तोशा खाना जो है उससे चीज़ें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो तहाइफ हुआ करते हैं, एक रियासत दूसरी रियासत को देती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है, एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान को देता है, उनके साथ जो डेलीगेशन गया जाता है उसको तहाइफ दिए जाते हैं। तो ये एक रवायत है पूरी दुनिया में। मगर यहाँ पे एक कानून ये भी है कि आप जो है वो कम कीमत पर उन्हें ख़रीद सकते हैं, और ख़रीद के उन्हें आप अपने ज़ाती घर की ज़ीनत बना सकते हैं। मगर आप वहाँ से सस्ते दामों चीज़ ख़रीद के उसकी लूट सेल नहीं लगा सकते, उसको आप फ़रोख्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात आती है फिर इखलाकियात की कि आपको ये घड़ी जो है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये दुनिया में अब तक सिर्फ 2 घड़ियाँ बनी, जिनमें एक घड़ी जो है वो सऊदी शहज़ादे ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी। ये पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत का एक इजहार है। उस मोहब्बत को, उस गिफ्ट को जो है आप फ़रोख्त कर देती हैं। इसकी आप सादा सी मिसाल मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि आपका बर्थडे आने वाला है, मुझे पता है। अब आपको गिफ्ट दिया जाता है। अब मैं ही चलें आपके शो में बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इतनी बड़ी एंकर है तो एक गिफ्ट जो है, तो मैं अपनी बसात के मुताबिक आपको गिफ्ट देता हूँ। वो गिफ्ट जो है मुझे चंद माह के बाद किसी शॉप पे दिखाई देता है, तो मैं उसे पहचान के कहता हूँ कि ये तो गिफ्ट बुशरा को मैंने दिया था। तो पता चलता है कि जी बुशरा जो है वो तो उससे अगले दिन ही फरोख्त करके चली गई। नहीं, गिफ्ट नहीं बेचना चाहिए, इट्स अगेंस्ट एथिक्स। आप चाहे 1 रुपए की चीज़ हो या 150 दिरहम की हो, या 150 दिरहम क्या मतलब 150 करोड़ या बिलियंस की हो, गिफ्ट तो गिफ्ट एक वाकया सुनाऊं आपको छोटा सा, अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ जी प्लीज़ बताइए। अदाकार उमर शरीफ मरहूम जो है ना, उन्होंने दूसरी शादी की अदाकारा शकीला कुरैशी के साथ। वो मुल्तान की रहने वाली थी। तो ये मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा कर रहे थे, तो अभी इनका अफेयर चल रहा था, अभी शादी हुई नहीं थी। तो ड्रामे से जब ये वापस जा रहे तो मुल्तान की गोल्ड मार्केट से गुजरे, तो वहाँ मोहतरमा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने एक सेट यहाँ पे पसंद किया हुआ, वो लेना है। तो उन्होंने कहा अफेयर अरूज पे था तो वो ले गए। ये वाकया उन्होंने मुझे खुद सुनाया हुआ। तो जब वो उस शॉप पे गए, उन्होंने वहाँ से जाके वो ज्वेलरी का सेट ख़रीद के दे दिया। अब 2-3 दिन के बाद वही ज्वेलर जो था वो इनका ड्रामा देखने के लिए आया। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो वो बैक स्टेज पे ऑटोग्राफ लेने के लिए मिला, और उनसे बताया कि मैं वो ज्वेलर हूँ जिससे आपने वो शकीला कुरैशी साहिबा भी उसको पॉपुलर अदाकारा थी, फिल्म स्टार थी, बड़ी फिल्मों की हीरोइन थी। तो उन्होंने कहा सर वो सेट आपने ख़रीदा था वो आपको पसंद नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं पसंद आया था तो ख़रीदा था भाई। उन्होंने कहा वो मैडम तो अगले दिन ही वापस करके पैसे ले गई थी। तो गिफ्ट्स के साथ ये होता है। दिस इज चीप। तो आर्ट्स काउंसिल्स में तो हो जाए समझ में आता है,
लेकिन तोशाखाना में तो नहीं होना चाहिए ना। आर्ट्स काउंसिल और तोशाखाना में थोड़ा सा फर्क तो होना चाहिए। फर्क है, लेकिन स्टेज ड्रामे में बात इक्वल है। दिस इज चीप। मुल्क के तोशाखाना में थोड़ा सा तो फर्क रखें, थोड़ा सा फर्क तो रखें। नहीं, दिस इज अगेंस्ट एथिक्स कि किसी ने आपको गिफ्ट दी है, या अगर आपने किसी से गिफ्ट की हैसियत से कोई चीज़ ली है और आप आगे जाके इसको बेच बूच दे चंद पैसों के लिए। तो ये केस है, इसमें जो है वो जिस्मानी रिमांड प्रोसिक्यूशन ने वो मांगा था मौजूदा अदालत से, लेकिन जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की और जुडिशल कर दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर मुझे लग रहा है कि इस केस में बहुत जल्द फैसला आ जाएगा, उसी तरह से जैसे साइफ़र का फैसला भी मुझे करीब लग रहा है, और 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका फ़ैसला भी बहुत करीब लग रहा है, इद्दत में निकाह वाला, और शायद इनमें ज़्यादातर केसेस का फ़ैसला 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पहले आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, फवाद चौधरी के साथ क्या मसला है? उनके सितारे क्या गर्दिश में है? फंसते पे फंसते चले जा रहे हैं, इतने पैसे उनके पास। अब उनको नैब फिर से हिरासत में ले गई है एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस में। अच्छा देखिए, आपको फंसते से फंसते चले जा रहे हैं वो याद आ गया है, जब वो बचते चले जा रहे थे उस वक्त आपने मुझसे बात नहीं की कि फवाद चौधरी किस तरह मक्खन से बाल की तरह निकल रहे हैं। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि फवाद चौधरी आईपीपी की लॉन्चिंग सेरेमनी में मौजूद थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, और वहाँ पे जो इनके एक्सप्रेशन थे कि मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ टाइप चीज़ें, तो ये विकेट की दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अब 9 मई के बाद विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला मामला खत्म हो चुका है। अब या आप उधर हैं या आर या पार या इधर हैं। फवाद चौधरी साहब ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो डॉक्टर जरका के जरिए जो पैगाम भिजवाया बानी चेयरमैन पीटीआई को, वो गुफ्तगू लीक हुई। और मज़े की बात बताऊं, ये कोई ऑडियो लीक नहीं थी, ना ही ये कोई वीडियो लीक थी, ये खुद डॉक्टर जरका ने आके आदि पीटीआई को बाहर आके बता दिया कि फवाद चौधरी का ये पैगाम लेके मैं गई थी इमरान खान के पास, और वो पैगाम ये था कि 9 मई हो गया, 10 मई भी हो जाए, 11 मई भी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। बहालत मजबूरी जो है ना, मैं गया था आईपीपी ज्वाइन करने, अदरवाइज मेरी सियासत और मेरा फ्यूचर, सियासी फ्यूचर वो आपके साथ है, आप मेरे लीडर हैं, ये पैगाम था। अब ये पैगाम जो है, पैगाम रसा ने खुद ही बता दिया, कासद ने ढंडोरा पीट दिया आके। उसके बाद क्या होता है कि अगला एपिसोड ये होता है कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ या कंट्रीज़ थी 4 से 5 मुलाकातों में जो गुफ्तगू करते हैं उन सफ़ीरों के साथ, वो सफ़ीर भी हुकूमत वक्त को और कहीं ना कहीं रियासत को वो इनकी सारी गुफ्तगू और इनकी ख्वाहिशात बता देते हैं। वो ये हैं कि आप अपने अपने मुल्क में और ओवरसीज़ में ओवरऑल आप लॉबिंग करें बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए। और एक बड़ा एक बर्बरियत और एक जुल्म जो है ना वो बना के बताया गया, जो ढाया जा रहा है पीटीआई पे और पीटीआई के कारकुनों पे। ये तमाम चीज़ें भी लीक हुई। अब बात करते हैं कि उनका एहतसाब शुरू हो गया। वजह आपको बता दी। एहतसाब जो है, अगर आपका दामन साफ है, आपने कोई करप्शन नहीं की, आपने किसी की ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया, आपने किसी से लाखों या करोड़ों रुपए लेके उसका काम भी नहीं किया और उसके पैसे भी नहीं लौटाए, और उसके तमाम तर सबूत भी मौजूद हों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आप हुकूमत में थे और उन मजलूमीन की और उन आपके मुतासरीन की कोई सुनवाई नहीं थी। आज आप हुकूमत में नहीं है तो आप पे केसेस बनना शुरू हो गए। ये तो होगा। अब ये हुआ कि सबसे पहली जो एफआईआर थी वो तो 50 लाख रुपए के ये नादहिंदा थे और किसी पार्टी से इन्होंने कोई काम करवाने के लिए पैसे लिए थे और वो काम नहीं हुआ और पैसे भी नहीं लौटाए। पहली एफआईआर तो ये हुई। उसके बाद फिर बात बढ़ती चली गई। अब जो है नैब ने आमदन से जायद असासा केस बनाया इनके ऊपर। हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखे, मैं जो है डिफॉल्टर तो है, वो तो देखें कोर्ट फैसला करेंगी।
वो तो इदारे फैसला करेंगे। कोरोना में एक इदारा है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, आई थिंक आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं उस ड्रैप को इस नाम से पुकारते हैं। ड्रैप जो है कोरोना में एक डॉक्टर है, उनका मैं नाम भूल गया, वो अमेरिका से उन्हें बुलाया गया उस वक्त के वज़ीर आज़म ने। वो यहाँ पे जाली दवाइयाँ भी अप्रूव करवाते गए ड्रैप से, वो असली दवाइयाँ भी अप्रूव करते गए, और कोरोना की सैकड़ों दवाइयाँ अप्रूव करवा के करोड़ों अरबों रुपया छाप के वो निकल गए पाकिस्तान से, दोबारा वापस चले गए अमेरिका। उस तमाम करप्शन का हिस्सा मुबैना तौर पर फवाद चौधरी भी रहे। फवाद चौधरी भी ड्रैप कमेटी के अचानक से मेंबर बन गए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो वो थे ही उस वक्त वफाक में। तो वो जो कोरोना का दौर है, कोरोना के दौर में जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि अरबों रुपया बाहर से भी आया, फंडिंग भी आई पूरी दुनिया से, अगर सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो वो तोशाखाना, साइफर, 190 मिलियन पाउंड और आमदन से जायद असासाजात केस से बड़ा केस बनेगा। अगर सिर्फ कोविड-19 के 1.5 से 2 साल टेनोर में बाहर से आने वाली फंडिंग जो है उसका हिसाब मांग लिया जाए इस पूरी पार्टी से, और फवाद चौधरी उसमें सरे फहरिस्त। ठीक है, पर सही है तो सी क्या बनता है एग्जैक्टली तो अब देखें, जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, अभी तो नैब ने अरेस्ट किया है, जिस्मानी रिमांड हासिल किया है, अभी जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो मैं आपको पेशेंट को ही कर रहा हूँ, ये जो है दौर ये ज़रूर डिस्कस होगा और उसका हिसाब मांगा जाएगा फवाद चौधरी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। अब आप जो करते हैं या नहीं करते, बाद में फैसला आपके हक में होता है या आपके हक में नहीं होता, उसके लिए आपको वैसे हिरासत में लेकर आपसे क्या कहते हैं, उससे सवाल जवाब तो होंगे, आपकी पूछ तो होगी, और वो एक मरहला जो है वो अभी गुजर है। फवाद चौधरी को रैब लेकर ये हिरासत में कर लिया उन्होंने। अब लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वो मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो कैसा था एक्सपीरियंस? वो वॉज ही एक्चुअली एबल टू क्या कहते हैं डिलीवर हिज ड्यूटीज अंडर दिस टैग और लेबल? नहीं तो हमारे यहाँ कभी मेरिट पे भी वजारतें मिली हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रहकर उन्होंने हमारे यहाँ कभी मेरिट पर जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेरिट पर कभी वजारतें मिलती हैं, इस तरह नहीं होता। नहीं, मतलब मैच, आई डोंट फाइंड एनी मैच, लेकिन ठीक है, दिस इज पाकिस्तान इन द एंड, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं नून लीग की, तो जुगनू मोहसिन ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन पैनल जो है आज़ाद उम्मीदवार बन के इलेक्शन लड़ेगा। अब्दुर्रहमान कांजू की बात करती हूँ, नौधरा से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार बन के करना चाहते हैं वो भी। फिर बात करें शाहिद खाकान अब्बासी की, तो उन्होंने तो नून लीग छोड़ ही दी है ना, तो क्या वो आगे जाके इलेक्शन से पहले ज्वाइन करेंगे? कोई ऐसा ट्विस्ट आ सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें फिर से मना लें, मरी जाए मना लें, या कोई ऐसा डील हो? देखिए, अब जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपके शो में, ये ऐसा वक्त है कि ये रूठने और मनाने का टाइम शुरू हो गया। ठीक है ना जी? देखिए, इतना टाइम है कि आप पहले रूठेंगे, फिर आप मनाए जाएंगे, फिर आप देखेंगे। जाहिर है, देखें इसमें जो है ना अश्योरेंस चाहिए होती है। इसमें जो है पूछ लिया जाता है कि रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। ठीक है, किसी को अगले इलेक्शन में जो है किसी बड़ी मिनिस्ट्री की अश्योरेंस चाहिए होती है, किसी को अपने भतीजे अपने बेटे की सीट्स की और टिकट्स की इंश्योरेंस चाहिए होती है। ब्लैकमेलिंग का वक्त शुरू हो गया ना? एग्जैक्टली। और किसी को अभी इसी इंतखाब में एक ब्लैकमेलिंग का वर्ड आपने खुद ही यूज कर दिया। ठीक है जी, नाजायज फायदा उठाना। हम शुरू करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी से। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, अगर 9 मई ना होता और अल्लाह करता ना होता, ठीक है, 9 मई के अगर 9 मई ना होता तो शायद खाकान अब्बासी फिर भी नून लीग से अपनी राहें जुदा करते और पीटीआई ज्वाइन करते या ना करते, मगर पीटीआई के अलायंस में अगला इंतखाब लड़ते। हाँ, ये बात तय हो चुकी थी। इसमें ये था पहले वाली सूरत में कि शाहिद खाकान अब्बासी और एक्स मिनिस्टर फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल, ये ग्रुप बन चुका था नून लीग के अंदर। अच्छा, ये जो है ना बज़ाहिर एक रीज़न इन्होंने ये पेश किया कि मरियम नवाज जो हैं चूंकि वो लीड कर रही हैं नून लीग को,
और वो मोस्ट जूनियर हैं पार्टी में, तो इतने सीनियर लोगों के होते वो कैसे लीड करेंगी? मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, लेकिन मरियम नवाज को बतौर लीडर हम नहीं मानते। मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और एक बहाना बनाकर उन्होंने बैक ऑफ करना था। हालांकि रीजन ये नहीं थी। हाँ, रीजन कोई और थी। रीजन ये नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, अगर 9 महीना होता तो सिचुएशन आज के दिन 8 फरवरी से पहले ये होती जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये एक अपना धड़ा बना के, छोटा धड़ा बना के ये पीटीआई के साथ अलायंस करते, या ये पीटीआई ज्वाइन कर चुके होते। अब 9 मई हो गया, अब मजबूरन इनको अपनी राहें तो जुदा करनी पड़ी, मगर आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बात, अब शाहिद खान अब्बासी जो है ना, वो असल में विद इन ब्रैकेट्स बात करते हैं, खुल के बात अभी तक नहीं कर रहे। उनकी जो ख्वाहिश है मैं आपको बताता हूँ। उनकी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन चाहे 8 फरवरी 2024 के बजाय 8 फरवरी 2025 को करवा लिए जाएं, मगर पीटीआई के 9 मई ज़दा लोग भी तमाम आज़ाद हो चुके हों। बानी चेयरमैन जो हैं, जिन पे दर्जनों केसेस हैं, उनको भी आज़ाद कर दिया जाए, और बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सज़ा और जज़ा वाले तमाम लोगों को वो दी जाए, और तमाम पार्टियां इक्वली मैदान में आए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये ख्वाहिश पहले क्यों नहीं उन्हें कभी हुई? जब वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे, उस वक्त भी पीटीआई ऑपोजिशन में थी, और ये इलेक्शन हार गए थे मरी से, और उन्हें हमजा शहबाज शरीफ ने अपनी सीट छोड़ी। हल्का 118 है जो इस वक्त अंदरून शहर लोहारी गेट वाला, और वहां से इनको जिमनी में इलेक्शन लड़वा के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की बना ली है कि वो आइंदा इलेक्शन नून लीग के साथ नहीं लड़ रहे, और ये भी बता दूं वो आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो मैंने आपको रीज़न बताई है, उनका मसला सिर्फ नून लीग नहीं है, उनका मसला ये है वो एक हिडन कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है, जिसका कोई फ़ायदा शायद नहीं होगा उनको, अब तो टाइम बहुत कम रह गया है। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन उस वक्त मुल्क में उसका इनेकाद हो जब पीटीआई भी मुकम्मल आज़ादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले सके, बिल्कुल इक्वली खेल रही हो। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि अगर 9 मई ना होता तो ये रिश्ता इनका पीटीआई के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते। एग्जैक्टली, और ये मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी थी, और ये कुर्बत इतनी बढ़ चुकी थी अंदर से, और कहीं ना कहीं अगर आप नून लीग की लीडरशिप से बात करें तो वो इसको साजिश भी कहते हैं। तो ठीक है, कहने थे। जाहिर है जब उनके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं रहनुमा लास्ट मोमेंट पे, जब इलेक्शन सर पर है, तो वो तो यही बात करेंगे ना। अच्छा, इसी कॉन्टेस्ट में ये दो लोग दूसरे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान कांजू, वो मावन बराए वज़ारत दाखिला भी रहे, जी जी, और उससे पहले वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे। लोधरा से ताल्लुक है और बड़ी ग्रिप है इनकी अपने हलके पे, और ये पहले भी आज़ाद लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। ठीक है। अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं, अब चूंकि जहांगीर खान तरीन ने भी लोधरा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, जो आईपीपी के चेयरमैन है, तो वहाँ पे सिचुएशन अब इस तरह की बनती जा रही है कि एक तो अब्दुर्रहमान कांजू को ये लगता है कि शायद नवाज शरीफ किसी वक्त उनको मॉल्टन या जाती उमरा बुला के उनके जो है ना वो कंधे पे हाथ फेरें प्यार भरा और कहें कि हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जहांगीर खान तरीन को हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना चाहते हैं। चक्रों में ये इलेक्शन से पहले दूसरा खदशा कहीं ना कहीं अब्दुर्रहमान कांजू को ये है कि नून लीग की पोजीशन शायद ग्राउंड पे लोधरा में इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो नून लीग के टिकट पे लड़ते हैं तो शायद चांसेस कम है, शायद जो है वो इलेक्शन वो लूज कर जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सोच है उनके यहाँ, और उनकी ख्वाहिश ज़्यादातर ये है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लेके कि वो लड़ेंगे आज़ाद हैसियत में, और दोबारा से वो एग्जैक्टली वो दोबारा से हिस्सा। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मतलब हर तरफ से वो अपना फायदा सोचने का और करने का सोच रही है। इसी तरह मेरी बात हुई जुगनू मोहसिन साहिबा से। जुगनू मोहसिन जो ज्वाइन कर चुकी है। देखें, वो भी अपने हलके में, अपने हलके के अवाम में इतनी पॉपुलर हैं, इतनी मकबूल हैं, और उन्होंने इतना काम करवाया अपने हलके में कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि वो आज़ाद भी इलेक्शन लड़े तो वो जीत जाएंगे। मगर मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि वो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगी,
और उनका वो जो पैनल है एग्जैक्टली वो अपना पैनल दे रही हैं, पूरा पैनल देंगी, तमाम सीट्स पे अपने वो Very कैंडिडेट्स good. देंगी, ठीक है मगर वो तमाम आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, ना वो नून लीग के टिकट से लड़ेंगे, ना वो पीटीआई, ना आईपीपी, ना किसी और जमात तो के टिकट से वो लड़ेंगे। लेकिन ये क्या वजह है देखें इनकी तरफ से ये क्यों बनता है? उनकी भी जो कैलकुलेशन है, उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये जो हल्का है उसमें शायद अगर वो नून लीग के टिकट से वो और उनका पैनल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आते हैं तो शायद उनके लिए मुश्किलात हो जाए, शायद उन्हें जो है ना वो उस तरह के रिजल्ट्स और उतना वोट ना मिले, टर्नआउट ना मिले, जितना कि वो खुद को नून लीग की सियासत से और तमाम पार्टीज की सियासत से अलग करके अगर वो इलेक्शन में उतरती हैं तो वो ज्यादा रिस्पांस हासिल कर लेंगी, ज्यादा वोट हासिल कर लेंगी। तो जुगनू मोहसिन जो है उनका पैनल भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहा है और इस तरह की काफी इतलात आपको आइंदा दिनों में मिलेंगी। नून लीग के शायद और भी कुछ लोग जो आजाद उम्मीदवार बनकर बावजूद इलेक्शन लड़े, इसके कि बज़ाहिर साजगार हालात हैं, बज़ाहिर ठीक है नून लीग के एतबार से बहुत ही साजगार हालात हैं, इन हालात में भी शायद कुछ रहनुमा जो हैं वो अपने अपने हलके की एक जो सिचुएशन है मौजूदा उसको गेज करते हुए वो खुद को वक्ती तौर पे नून लीग से अलग करेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के। हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह का सरप्राइज भी आ सकता है कि जहाँ सीट एडजस्टमेंट की बात होती है और सीट जो है किसी दूसरी पार्टी को दी जाती है, वहां पे भी कुछ ऐसे उम्मीदवार आ सकते हैं जो शायद नून लीग की क़यादत की बात ना माने और आज़ाद हैसियत में सामने आके इलेक्शन लड़े, नून लीग की टिकटों से इलेक्शन ना लड़े। एग्जैक्टली, जिसमें गुजरात में भी ये हो सकता है, चूंकि वहां पे काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई, चौधरी सालिक हुसैन लड़ेंगे वहां पे या चौधरी शाफे हुसैन लड़ेंगे वहां से। तो वहां अभी तक मेरे पास ये इतलात नहीं है कि नून लीग के जो साबिक वहां पे उम्मीदवार थे वो उनकी रजामंदी से ये फैसला हुआ है या कि वो आज़ाद हैसियत से सामने इलेक्शन लड़ेंगे। सही हो गया, नहीं ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। अभी तो पता नहीं और कौन कौन है जो कि आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग की टिकटों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और हो सकता है ये लोग दोबारा इस फैसले से यू टर्न लें और लड़ना शुरू कर दें नून लीग की टिकटों से। इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमें तो हर रोज़ एक नया ट्विस्ट नज़र आता है, एक नया एंगल नज़र आता है। नए एंगल से अगर हम देखते हैं हर सियासी जमात को तो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है, सबकी आपस में ही अंदर इतनी इंटरमिंगल्ड कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं और सब कुछ कंफ्यूज्ड स्टेट है, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से सब खेल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। पीएमएनएल जो है ना इस वक्त मुझे लगता है नून लीग जो है वो पीक पर है, इनके आपस में जो है ना सारे के सारे क्या कहते हैं इससे रहनुमा, इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ चल रही है नून लीग की टिकटों को लेके, और ऊपर से अब आज़ाद उम्मीदवार बनकर आज़ाद हैसियत के मुताबिक भी इन्होंने खेलना है, तो लेट्स सी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आईपीपी की, तो उन्होंने पीटीआई की फिर से एक विकेट गिराई है। हुमायूं अख्तर जो हैं उन्होंने पीटीआई छोड़ के आईपीपी ज्वाइन कर ली है। देखें ये बिल्कुल विकेट गिरने वाला ही जुमला इसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन हुमायूं अख्तर जो हैं वो 9 मई के बाद पीटीआई छोड़ चुके थे पहले एग्जैक्टली 9 मई से पहले के बाद उन्होंने 9 मई के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाँ, अलबत्ता अब फैसले का इंतज़ार सब पार्टीज़ को था इनकी तरफ से ये कि वो आइंदा सियासत करेंगे, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में जाहिर है कि ये आईपीपी के लिए बड़ी कामयाबी है। मेरे पास इतला है कि मुस्लिम लीग नून ने भी रब्ता किया हुमायूं अख्तर ख़ान से, क्योंकि हुमायूं अख्तर ख़ान जो है वो बड़े एक मंजे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं। इनके भाई हारून अख्तर भी मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सियासत रही, एग्जैक्टली, और पीपल्स पार्टी ने भी इनसे गाहे बगाहे राब्ते किए। तो अलबत्ता अब हुमायूं अख्तर ख़ान ने ये फ़ैसला किया और अब वो बाकायदा ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने मुलाकात की चेयरमैन और प्रेसिडेंट आईपीपी जहांगीर खान तरीन से और अब्दुल अलीम खान से, और बड़ा वालहाना जो है वो उनको वेलकम किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया और उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो है अब चूँकि बहुत कम अरसा रह गया है इलेक्शन में, तो आईपीपी जो है इस हवाले से बड़े नामों को लेके बड़ी विकेटें गिरा रही है, और अभी और भी कुछ नाम बहुत जल्द सामने आएंगे जो कि ज्वाइन करेंगे आईपीपी को। और न जाने पीटीआई से निकले गए या निकले हुए हैं, देखिए या पीएमएनएल यही वजह है कि अभी जब मुस्लिम लीग नून के साथ आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो कमेटियां बनी हैं और वहाँ पे जो
नेगोशिएशन हो रही है। आईपीपी बड़ा एक जिसको कहते हैं कि अपनी जमात के हुजम के मुताबिक अपना हिस्सा मांग रही है, पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी और वफाक में भी। और यही वजह है कि अभी तक सूरत हाल जो है खुल के सामने नहीं आ सकी और मामला तय नहीं पा सके। उसकी रीज़न है कि अगर इलेक्टेबल्स की बात करें और अगर बड़े नामों की बात करें और एक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो तो आईपीपी ने करके दिखा दिया कि इस वक्त उनके पास इलेक्टेबल्स भी हैं, बड़े नाम भी हैं और पूरी एक ताकत भी मौजूद है इलेक्शन में जाने की। तो लेट्स सी। लेकिन हुमायूं अख्तर जो है, बाकी आपने जिस तरह कहा कि एक बड़ी विकेट थी, वो जो बानी चेयरमैन की ही एक वो टर्म यूज़ किया करते थे कि विकटें गिराने की, तो अब तो कंसेक्टिवली रोज़ सुबह शाम उन्हीं की विकटें गिर रही हैं। अब तो मेरा ख्याल कोई विकटें बाकी भी नहीं है, कुछ विकटें भागी भी गई हैं इधर उधर, तो वो कब मंजरे आम पे आती हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो जाना है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल उनके पास विकटें भी नहीं बची, तो बगैर विकटों के अगले इलेक्शन में उनको जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह अभी हम अपडेट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेट्स सी इलेक्शन से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं सियासी जमातों में और आपस में ही, कौन किधर को जाता है, कौन किधर से निकलता है और कौन कौन और है नाम ऐसे जो कि आज़ाद उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ेंगे। Whereas, thank you guys for watching us today. We will definitely let you guys know about the recent updates regarding elections. Just stay tuned with us for that. Whereas, just do not forget to share, like, and subscribe at Sama Podcast as usual. Bushra Khan's just leaving. Till then, stay tuned. Bye-bye.